हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 ब्लॉसम इंग्लिश उसका चैप्टर 1 का यूनिट 2 पढ़ाने वाली हूँ, द बुक ऑफ नेचर। ये देखिए, द बुक ऑफ नेचर, इसका यूनिट 1 मैंने पढ़ा दिया है और हिंदी में लाइन बाय लाइन पूरा समझा दिया है, प्लस उसके साथ एक्टिविटी 1, 2, 3, 4 पूरा सॉल्व है। ठीक है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को यूनिट 2 पढ़ाऊंगी और हिंदी में लाइन बाय लाइन पूरा समझा दूंगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्टिविटीज़ लेकर आऊँगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं पढ़ाती हूँ और समझाती हूँ आप लोगों को। तो पहले क्या बोला गया, देखिए, लेट्स कंटिन्यू यूनिट 2। तो यहाँ पर है, यू रीड हिस्ट्री इन बुक्स बट in old times when men did not exist surely no books could have been written। यहाँ पर जब हम लोग जैसे कि यूनिट 1 में पढ़े हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी से लेटर्स के थ्रू बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो अपनी बेटी से कह रहे हैं कि यू रीड हिस्ट्री इन बुक्स, तुमने इतिहास को किताबों में पढ़ा है, बट इन ओल्ड टाइम्स व्हेन मेन डिड नॉट एग्जिस्ट श्योरली नो बुक्स कुड हैव बीन रिटन। लेकिन पुराने समय में जब मनुष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं था तो निश्चित रूप से कोई किताबें नहीं लिखी जा सकती थी। इसका मतलब ये हुआ कि पुराने समय में जब मैन एग्जिस्ट ही नहीं था, मतलब मनुष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं था, थे ही नहीं, तो उस समय बुक्स को लिखना तो इम्पॉसिबल था ना। वही बोल रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा से। हाउ देन कैन वी फाइंड आउट व्हाट हैपेंड देन। तो जैसे कि फिर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि फिर क्या हुआ। मतलब वो बोल रहे हैं कि जब उस समय ना बुक्स थी, ना मनुष्य का कोई अस्तित्व था, तो हम उस समय के इतिहास के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, We cannot merely sit down and imagine everything। हम आराम से बैठकर हर चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, sorry, this would be very interesting for we could imagine anything we wanted to and would thus make up the most beautiful fairy tales। हाँ, यह बहुत दिलचस्प होगा कि हम जो चाहे वो कल्पना कर सकते हैं। हम अपनी इमेजिनेशंस को कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने कल्पना में हम कुछ भी सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि कल्पना करके हम सिर्फ खूबसूरत परियों की कहानियाँ ही बना सकते हैं। ठीक है, इसका ब्यूटीफुल फेरी टेल्स का मतलब क्या हुआ कि कल्पना करके हम सिर्फ खूबसूरत परियों की कहानियाँ बना सकते हैं। बट दिस नीड नॉट टू बी ट्रू एज इट वुड not be based on any facts that we had seen। लेकिन इसका सच होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सब तो हमारी काल्पनिक कहानी है ना। बट दिस नीड नॉट टू बी ट्रू, लेकिन इसका सच होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसे हमने कल्पना करके देखा है ना। इसे तो हमने कल्पना करके देखा है, ये तो किसी तथ्य पर आधारित नहीं है। बोला गया ना, इट वुड नॉट बी बेस्ड ऑन एनी फैक्ट्स दैट वी हैड सीन। हमने जो भी कल्पना करके देखा है, क्या यह किसी सत्य घटना या किसी तथ्य पर आधारित है? नहीं। ठीक है, उसके बाद है, बट ऑल दो वी हैव नो बुक्स रिटन इन दोज फार ऑफ डेज फॉर्चुनेटली वी हैव सम थिंग्स विच टेल अस अ ग्रेट डील एज वेल ऑलमोस्ट एज अ बुक वुड। हाँ, तो देखिए यहाँ पे, बट ऑल दो वी हैव नो बुक्स रिटन इन दोज फार ऑफ डेज फॉर्चुनेटली वी हैव समथिंग विच टेल अस अ ग्रेट डील एज वेल ऑलमोस्ट एज अ बुक वुड। यहाँ पे इसका मतलब हुआ लेकिन, हालांकि, बट ऑल दो मतलब लेकिन, हालांकि हमारे पास उन दूर दराज के दिनों में लिखी गई कोई किताबें नहीं है। उन दूर दराज के दिनों में लिखी गई कोई किताबें नहीं है। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से हमारे पास कुछ ऐसा है जो हमें लगभग एक किताब की तरह ही बहुत कुछ बताता है। एक किताब की तरह बहुत कुछ बताता है। क्या क्या है वो अब हम लोग पढ़ेंगे। वी हैव रॉक्स एंड माउंटेन्स एंड सीज एंड स्टार्स एंड रिवर्स एंड डिजर्ट्स एंड फोसिल्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स। हमारे पास चट्टानें, पहाड़, समुद्र, तारे, नदियाँ, रेगिस्तान और पुराने जानवरों के जीवाश्म हैं। फोसिल्स का मतलब क्या होता है? फोसिल्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स का मतलब क्या होता है? पुराने जीव जंतुओं के जीवाश्म, उनके सड़े गले अवशेष जो होते हैं उसको फोसिल्स, जीवाश्म बोला जाता है।
These and other like things are our books for the earth's early story. These and others thing, इसका मतलब ये और इसी तरह की अन्य चीज़ें पृथ्वी की प्रारंभिक कहानी के लिए हमारी पुस्तकें हैं. These and others like things are our books for the earth's early story. इसका मतलब हुआ ये और इसी तरह की अन्य चीज़ें पृथ्वी की प्रारंभिक कहानी के लिए हमारी पुस्तकें हैं. ठीक है, इसको मैंने 2 बार समझाया ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको. देखिए, एंड द रियल वे टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी इज़ नॉट मेरेली टू रीड अबाउट इट इन अदर पीपल्स बुक्स बट टू गो टू द ग्रेट बुक ऑफ नेचर इटसेल्फ. इसका मतलब हुआ और इस कहानी को समझने का वास्तविक तरीका केवल दूसरों की किताबों में इसके बारे में पढ़ना नहीं है, बल्कि प्रकृति की महान पुस्तक में जाना है. ठीक है, अब यहाँ से यू विल आई होप सून बिगिन टू लर्न हाउ टू रीड दिस स्टोरी फ्रॉम द रॉक्स एंड माउंटेन्स. इसका मतलब हुआ मुझे आशा है कि तुम जल्द ही सीखना शुरू कर दोगी कि किस तरह इस कहानी को चट्टानों और पहाड़ों के जरिए पढ़ा जाए. यहाँ से इसका मतलब हुआ, जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी से कह रहे हैं कि यू विल आई होप सून बिगिन टू लर्न हाउ टू रीड दिस स्टोरी फ्रॉम द रॉक्स एंड माउंटेन्स. इसका मतलब हुआ कि वो लेखक अपनी बेटी को इस तरह से बता रहे हैं कि वो उनसे उन्हें पूरी तरह से उम्मीद है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुझे आशा है कि तुम जल्द ही सीखना शुरू कर दोगी कि किस तरह इस कहानी को चट्टानों और पहाड़ों के जरिए पढ़ा जाए. ठीक है, अब नेक्स्ट इमेजिन हाउ फैसिनेटिंग इट इज. कल्पना करो कि यह कितना आकर्षक है. उसके बाद एवरी लिटिल स्टोन दैट यू सी लाइंग इन द रोड और ऑन द माउंटेन साइड मे बी अ लिटिल पेज इन नेचर्स बुक एंड मे बी एबल टू टेल यू समथिंग इफ यू ओनली न्यू हाउ टू रीड इट. इसका मतलब हुआ कि हर छोटा पत्थर जो तुम सड़क पर या पहाड़ के किनारे पड़ा हुआ देखती हो, यह प्रकृति की किताब का एक छोटा सा पन्ना हो सकता है और शायद तुम्हें कुछ बताने में सक्षम हो. ठीक है, अगर तुम्हें इसे पढ़ना अगर तुम इसे केवल पढ़ना जानती हो तो ही यह तुम्हें कुछ बता सकता है. इसका मतलब यही हुआ. अब यहाँ से टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज, हिंदी और उर्दू और इंग्लिश, यू हैव टू लर्न इट्स अल्फ़ाबेट. इसका मतलब हुआ कि जिस तरह हिंदी, उर्दू या अंग्रेजी की किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए हमें उसके अल्फ़ाबेट्स को पढ़ना होता है, हमें उसके वर्णों को जानना होता है, उसके बाद वर्णों को जानना होता है. So also you must learn the alphabet of nature before you can read her story in her books of stone and rocks. So इसका मतलब हुआ ठीक उसी तरह पत्थर और चट्टान की किताब में उसकी कहानी पढ़ने से पहले तुम्हें प्रकृति की वर्णमाला को सीखना होगा. जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी से कह रहे हैं कि जिस तरह हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी किसी भी भाषा को सीखने के लिए हम लोगों को उसकी वर्णमाला जाननी होती है, सीखनी होती है, ठीक उसी तरह नेचर्स के बारे में, प्रकृति के बारे में और प्रकृति के अंदर जो पत्थर और चट्टान, इन सब के बारे में पढ़ने के लिए हमें प्रकृति की वर्णमाला को सीखनी होगी. ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से देखिए, इवन नाउ परहैप्स यू नो अ लिटिल हाउ टू रीड दिस. इसका मतलब हुआ अब भी शायद तुम इसे थोड़ा बहुत पढ़ना जानती होगी. जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी से कह रहे हैं, इफ़ यू सी अ लिटिल राउंड शाइनी पेबल डज इट नॉट टेल यू समथिंग. इफ इट सी, इसका मतलब हुआ कि यदि तुम एक छोटा सा गोल चमकदार कंकर देखती हो तो क्या यह तुम्हें कुछ नहीं बताता. लेखक कह रहे हैं अपनी बेटी से कि तुम सड़क पर पड़ा हुआ, जैसे कि लेखक अपनी बेटी से कह रहे हैं कि इफ़ यू सी अ लिटिल राउंड शाइनी पेबल डज इट नॉट टेल यू समथिंग. वो कह रहे हैं कि यदि तुम एक छोटा सा गोल चमकदार कंकड़ देखती हो तो क्या यह तुम्हें कुछ नहीं बताता. हाउ डिड इट गेट राउंड एंड स्मूथ एंड शाइनी विदाउट एनी कॉर्नर्स और रफ एजेस. या मतलब ये कह रहे हैं कि यह बिना किसी कोने या खुरदरे के किनारों के गोल, चिकना और चमकदार कैसे हो गया. मतलब हम लोग को ये सोचने वाली बात है ना कि यह बिना किसी कोने के, खुरदरे के इतना चमकदार गोल, इसका ना ही कोई नुकीला भाग निकला हुआ है और ना ही इसके रफ एजेस यानी कि खुरदरे किनारे हैं, तो यह इतना गोल चमकदार कैसे हो गया. सोचने वाली बात है. इफ़ यू ब्रेक अ बिग रॉक इनटू स्मॉल बिट
ईच बिट इज रफ एंड हैज़ कॉर्नर्स एंड रफ एजेस। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे बोला गया कि बिल्कुल भी, इसका मतलब हुआ कि यदि, मतलब लेखक अपनी बेटी से कह रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी से कह रहे हैं कि यदि तुम एक बड़ी चट्टान को, जैसे कि अगर हम लोग एक बड़ी चट्टान को या कोई बड़े पत्थर को तोड़ते हैं तो जब उसका टुकड़ा होता है तो जरूर उसमें से खुरदरे किनारे निकले हुए होते हैं ना, वो तो एकदम से शाइनी पेबल, एक चमकदार पत्थर की तरह दिखता नहीं है। ठीक उसी तरह जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को समझा रहे, उसी तरह कह रहे हैं कि यदि तुम एक बड़ी चट्टान को छोटे टुकड़े में तोड़ती हो तो प्रत्येक टुकड़ा खुरदरा होता है और उसमें कोने यानी कि नुकीले भाग निकले हुए होते हैं और उसके जो किनारे होते हैं वो खुरदरे होते हैं, रफ एजेस बोला गया ना। इट इज नॉट एट ऑल लाइक अ राउंड स्मूथ पेबल। इसका मतलब हुआ यह बिल्कुल भी गोल चिकने पत्थर जैसा, कंकर जैसा नहीं होता है। हाउ देन डिड द पेबल बिकम सो राउंड एंड स्मूथ एंड शाइनी। तो फिर यह कंकर इतना गोल, चिकना और चमकदार कैसे हो गया। ठीक है, अब यहाँ से होगा, इसका मतलब लेखक बोले कि ये तो सोचने वाली बात है कि जब इस तरह से होते हैं तो ये पत्थर इतने चमकदार कैसे बन जाते हैं, जिसके बारे में हम लोगों को आगे पढ़ना है। इसका मतलब हुआ it will tell you its story if you have good eyes to see and ears to hear it। इसका मतलब हुआ यदि आपके पास देखने के लिए अच्छी आंखें और सुनने के लिए कान है तो यह तुम्हें इसकी कहानी बताएगा। मतलब बोल रहे हैं कि इट विल टेल यू इट्स स्टोरी। अगर तुम्हारे पास देखने के लिए अच्छी आंखें और सुनने के लिए अच्छे कान है तो यह तुम्हें अपनी कहानी बताएगा। यह तुम्हें अपनी कहानी बताएगा का मतलब क्या हुआ, ये जो पत्थर हैं ये किस तरह से टुकड़े हुए, किस तरह से यह चिकने हुए, किस तरह से यह गोल हुए, ये कहानी हमें बताएगा। ठीक है, उसके बाद है इट टेल्स यू दैट वंस अपॉन अ टाइम, इट मे बी लॉन्ग अगो, इट वॉज अ बिट ऑफ अ रॉक जस्ट लाइक द बिट यू मे ब्रेक फ्रॉम अ बिग रॉक और स्टोन विद प्लेंटी ऑफ एजेस एंड कॉर्नर्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ यह तुम्हें बताएगा कि बहुत समय पहले, लॉन्ग अगो का मतलब क्या हुआ, बहुत समय पहले यह एक बड़े से पत्थर या चट्टान का हिस्सा हुआ करता था जिसके कोने खुरदरे और नुकीले हुआ करते थे। उसके बाद प्रोबेबली इट रेस्टेड ऑन सम माउंटेन साइड। इसका मतलब हुआ, प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः यह कुछ दिन किसी पहाड़ के बगल में पड़ा रहा होगा। देन केम द रेन एंड वॉश्ड इट डाउन टू द लिटिल वैली वेयर इट फाउंड अ माउंटेन। देन केम द रेन, उसके बाद बरसात हुई होगी और बरसात जो है, बारिश जो है, इसे अपने साथ बहाकर ले गई होगी पहाड़ से, मतलब ये अपने साथ बहाकर घाटी में ले गई होगी। वैली का मतलब क्या हुआ, घाटी में ले गई होगी। उसके बाद है यहाँ तक पढ़ा ही नहीं, मैं फिर से एक बार रीड कर दूँ। देन केम द रेन एंड वॉश्ड इट डाउन टू द लिटिल वैली वेयर इट फाउंड अ माउंटेन स्ट्रीम विच पुश्ड इट ऑन एंड ऑन टिल इट रीच्ड अ लिटिल रिवर। उसके बाद बरसात हुई होगी। बरसात जो है, बारिश की जो जलधारा है, बारिश है, इसे अपने साथ बहाकर ले गई होगी। कहाँ ले गई होगी, पहाड़ से, या अपने साथ घाटी में बहाकर ले गई होगी। फिर यह किसी पहाड़ से, देखिए पहाड़ से गिरते, माउंटेन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, फिर यह किसी पहाड़ से गिरती जलधारा यानी कि झरना के साथ, फिर यह किसी पहाड़ से गिरती जलधारा। ठीक है, तो फिर यह किसी पहाड़ से गिरते हुए झरने से जाकर मिला होगा या जलधारा से जाकर मिला होगा और यह उसे पुश करता रहा यानी कि धक्का देकर नीचे गिराता रहा जब तक कि वह छोटी नदी में ना पहुंच गई। यहाँ बोला गया ना, और पुश्ड इट ऑन एंड ऑन टिल इट रीच्ड अ लिटिल रिवर, जब तक कि यह एक छोटी नदी में ना पहुंच गई होगी। ठीक है, एंड द लिटिल रिवर टुक इट टू द बिग रिवर। उसके बाद इस कंकर को लिटिल रिवर, छोटी नदी जो है, बहाकर बड़ी नदी तक ले गई। ठीक है, एंड द लिटिल रिवर टुक इट टू द बिग रिवर, और ये जो इस कंकर पत्थर को जो है छोटी नदी बहाकर अपने साथ बड़ी नदी तक ले गई, बिग रिवर। And all the while it rolled at the bottom of the river and its edges were worn away and its rough surface made smooth and shiny। उसके बाद और छोटी नदी उसे जब बड़ी नदी तक ले गई ना, तो इस दौरान वह नदी की तली में लुढ़कता रहा और उसके किनारे जो है
घिस गए, उसके किनारे जो हैं घिस गए और उसकी खुरदरी सतह चिकनी और चमकदार हो गई। देखिए कोई भी चीज़ घिसते घिसते तो वो चिकनी और चमकदार हो ही जाती है ना। ठीक उसी तरह जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि ठीक उसी तरह यह छोटा पत्थर भी मतलब पानी में घिस घिस के नदी की तली में लुढ़कता हुआ घिस घिस कर चिकना और चमकदार हो गया। ठीक है, उसके बाद है सो इट बिकेम द पेबल दैट यू सी। उसके बाद जो यह गोल चिकना कंकड़ चमकदार पत्थर जो तुम देख रही हो, यह इतने घिसने के बाद जाकर तुम्हें दिखाई दे रहा है। somehow the river left it behind and you found it। फिर जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि somehow the river left it, किसी तरह नदी ने इसे पीछे छोड़ दिया और तुमने इसे पा लिया। If the river had carried it on, it would have become smaller and smaller till at last it became a grain of sand and joined its brother at the seaside to make a beautiful beach where little children can play and make castles out of the sand। इसका मतलब हुआ यदि नदी इसे अपने साथ बहा ले जाती तो यह और भी छोटी होती जाती, बोला गया ना बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, और भी छोटी होती जाती और अंत में यह रेत का एक कण बन जाती, यानी कि एक बालू का एक कण बन जाती और समुद्र के किनारे अपने भाइयों के साथ मिलकर एक सुंदर समुद्र तट बनाती। सी साइड का मतलब क्या हुआ, समुद्र के किनारे अपने भाइयों के साथ मिलकर मतलब क्या हुआ, जो समुद्र के किनारे जो रेत होते हैं ना, उसी को जवाहरलाल नेहरू ने मतलब लेखक ने यहाँ पर बताया है कि वो मतलब बालू का जो कण वो सब उसके भाई हो जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये भी उनके साथ मिलकर एक समुद्र तट बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है और बना लेते वेयर लिटिल चिल्ड्रन कैन प्ले एंड मेक कैसल्स आउट ऑफ द सैंड। इसका मतलब हुआ जब समुद्र तट बना लेते हैं तो वहाँ जहाँ छोटे बच्चे रेत से महल बनाते हैं और खेलते हैं, कहाँ पर बना लेते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे समुद्र के किनारे उन्हीं रेतों से महल बनाकर खेलते हैं। कैसल्स का मतलब क्या होता है, महल होता है, किला होता है, महल बनाकर खेलते हैं। If a little pebble can tell you so much, how much more could we learn from all the rocks and mountains and the many other things we see around us। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यदि एक छोटा सा कंकड़ तुम्हें इतना कुछ बता सकता है तो हम सभी चट्टानों और पहाड़ों तथा हमारे आसपास दिखाई देने वाली कई अन्य चीज़ों से बहुत कुछ मतलब कितना कुछ सीख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया गाइज आज इसका यूनिट 2। हिंदी में मैंने लाइन बाय लाइन समझा दिया है। थोड़ा थोड़ा बीच में अगर साउंड की वजह से प्रॉब्लम हुआ हो तो सॉरी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्टिविटी 5 से लेकर जितनी भी एक्टिविटीज़ है मैं कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है, बाय।